आज की न्यूज़पेपर को चालू करने से पहले हम जानेंगे आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन से काम ये करता है, कोविड-19 के खिलाफ ये लड़ाई कैसे लड़ रहा है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। डेली हमारे यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट करती है। उसमें यहाँ का एक आदमी ज़रूर बैठता है आईसीएमआर का, ठीक है। हर डेटा, हर जानकारी आईसीएमआर के हवाले से ही दी जाती है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ की ये सबसे बड़ी और पुरानी मेडिकल संस्था है। आईसीएमआर सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ में से एक मानी जाती है और सर्वोच्च संस्था। भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन के मामले में ये सबसे बड़ी संस्था है हमारे यहाँ। अब यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो देखिए, साल 1911 में IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में इसकी नींव डाली गई थी। फिर क्या होता है, आज़ादी के बाद IRFA में कई सारे बदलाव किए गए। फिर नए चेंजेस के साथ में 1949 में इसे आईसीएमआर का नाम दिया गया था। अब सबसे मेन चीज़ हो जाती है, इसको पैसा कहाँ से मिलता है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंतर्गत इसको पैसा दिया जाता है। अब यदि हम इसके अध्यक्ष की बात करें ना, तो इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अब हम बात करते हैं इसके कामों की। देखिए, सबसे पहला काम है रिसर्च करना, जिससे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। ऐसे क्षेत्र में वो रिसर्च करती है। अब यदि हम इसकी वेबसाइट में जाएं और देखें तो यहाँ पर 5 इसके मिशन बताए जाते हैं। पहली बात है, जानकारी को जनरेट करते रहना है, उसको फिर मैनेज भी करना है और फिर रिसर्च करने का भी काम करना है। दूसरी बात यह है, समाज के जो अशक्त हैं या असहाय हैं और लास्ट पॉइंट पर जो गरीब व्यक्ति खड़े हैं, इनकी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन पर रिसर्च को फोकस करना है। तीसरी बात यह है, हमारे देश में जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए मॉडर्न बायोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाना। चौथी बात होती है बीमारियों के बचाव के लिए डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, वैक्सीन इत्यादि को बढ़ावा देना। और पांचवा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि हमें मजबूत बनाना है तो मेडिकल कॉलेज और हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च कल्चर को डेवलपमेंट करना। अब हम बात करते हैं परमानेंट रिसर्च सेंटर के और कौन कौन सी बीमारियों पर ये काम करता। देखिए, 21 इसके परमानेंट रिसर्च सेंटर हैं और 6 हैं रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो कि लोकल लेवल पर, जैसे गांव लेवल, सिटी, टाउन लेवल पर काम करते हैं। और जो देश भर में है 21 परमानेंट, जैसे कि कई सारी बीमारियों पर ये रिसर्च करते हैं। कोरोना हो गया, रोटा वायरस, डेंगू, इबोला, इन्फ्लुएंजा, जापानी इन्फ्लुएंजा, एड्स, मलेरिया, कालाजार इत्यादि। इसके अलावा टीबी, कॉलरा, डायरिया, इन सब पर भी इसमें रिसर्च की गई है। इसके अलावा आईसीएमआर न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग्स, टॉक्सिकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पर भी काम करता है। अब यदि हम बात करें कोविड-19 के मामले में आईसीएमआर का क्या रोल रहा है, तो देखिए, टेस्टिंग के लिए लैब को परमिशन आईसीएमआर देता है। टेस्टिंग, आइसोलेशन मतलब क्वारंटाइन और पेशेंट के मॉनिटरिंग से जुड़ी सभी गाइडलाइन भी आईसीएमआर ही जारी करता है। पेशेंट के डाटा के आधार पर आईसीएमआर तरह तरह की रिपोर्ट को तैयार करेगा, जिससे फ्यूचर में क्या हम कर सकते हैं ये प्लानिंग की जाती है। और कोविड-19 जो अभी महामारी चल रही है ना, इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन तैयार करना है, वो इस संस्था का इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। देखिए, 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोविड के केसेस लगातार राइज हो रहे हैं और जो पॉजिटिविटी की जो रेट है, 100 में से कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो रेट भी बढ़ रहा है। तो आईसीएमआर का जो चीफ है, उनका कहना है कि आरटीएस का जो टेस्ट है ना, वो हमें तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा उनका कहना। देखिए,
इस टेबल में अलग अलग स्टेट के नाम बताए गए हैं और कहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट है, कहाँ पर लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट है, उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई। यदि हम सबसे आगे कौन है पॉजिटिविटी रेट में, तो पहले नंबर में है गोवा 49.6, पुदुचेरी में पॉजिटिविटी रेट है 42%, वेस्ट बंगाल में है 34%, हरियाणा में है 34, कर्नाटका में है 32.4। अब सबसे कम पॉजिटिविटी रेट वाले स्टेट की बात करें, मेघालय है 15.5%, असम 15.7 है, बिहार है 16.2, झारखंड है 16.4 और अरुणाचल प्रदेश है 16.4। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बिहार पटना से। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना कि गंगा नदी के किनारे कोविड-19 से रिलेटेड जिन व्यक्तियों की डेथ हो रही, उनके शव को डाल दिया गया है या फिर गंगा नदी में उनको बहा दिया गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, इधर उधर जो घूमने वाले जानवर हैं या जो कुत्ते हैं वो उनकी बॉडी को काटते हैं, इसके थ्रू संक्रमण और भी ज़्यादा फैलने का खतरा है। लेकिन देखिए, लोगों की भी मजबूरी है, कोई भी अपने प्रियजन को ना ऐसे नहीं छोड़ सकता है, उनको कोई भी नहीं छोड़ सकता, कोई शत्रु भी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी सब कुछ करवा लेती है। अब जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचा है, वो 30 से 40 हज़ार रुपये कहाँ से करेगा और कैसे करके उनका सौदा करवाएगा। लकड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, लाइनें इतनी लंबी लग रही हैं, तो अभी सरकार का फोकस किधर है? वैक्सीन पर, ऑक्सीजन पर। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं, जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ पर भी तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो आप देख सकते हैं टोटल 71 बॉडीज़ को रिट्रीव किया गया है गंगा नदी से, और जो बाकी जो बची हुई थी फिर उनको दफनाया गया है। अब यदि आपके ज़िला में ऐसी घटनाएं घटित होती और आपको इसकी कमान संभालना है कि आप इसको कैसे रोकेंगे, तो आप क्या करते? सबसे पहले जो भी बॉडीज़ मिली है ना, उसकी हमें पहचान करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाना है, उसके डीएनए की सैंपलिंग हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते? आप वहाँ पर पेट्रोलिंग और विजिलेंट की व्यवस्था कर देते, पुलिस टाइम टाइम पर उसका निरीक्षण करती रहे। लेकिन ये तो हो गई खाली हम कैसे उसको रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी तो लोग मजबूर ही रहेंगे ना, तो भी तो अब वो रुकने वाले नहीं है। तुम यहाँ करोगे तो वो दूसरी जगह ले जाएंगे। सबसे मेन चीज़ हो जाती है प्राइस की कंट्रोलिंग। प्राइस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखिए सुविधाएं तो हमारे यहाँ सीमित है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सीमित है, लेकिन जब डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक प्राइस हाई हो ही जाता है। इसलिए सबसे पहले अभी प्राइस में कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। उनका कहना है कि चौसा जो क्रिमेशन ग्राउंड है ना, यहाँ पर शवों को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मौजूद थी, लेकिन गांव वालों का कहना है, अब गांव वालों से कोई चीज़ छिपा नहीं सकता है कोई व्यक्ति। उनका कहना है कि देखिए प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो गया है ना कि लोग दे नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मजबूरी में उनको बहाना ही पड़ता है। देखिए कल हमने गंगा नदी के बारे में कुछ बातें जान रहे थे, आज भी कुछ बातें गंगा नदी से रिलेटेड देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन होते रहे। देखिए जब तक चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं ना, तब तक हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए रिपीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये निकलती कहाँ से है, तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर उत्तरकाशी जिला है, यहाँ गोमुख के किनारे गंगोत्री हिमनद है, यहाँ से 3,900 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है। यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? भागीरथी बोला जाता है। यहाँ पर ये क्या है ना, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को ये काटती है और तंग महाखड्ड बनाती, तंग एकदम गहरी दरार टाइप की दिखेगी आपको, बहुत गहरी खाई जैसी दिखेगी, वहाँ से होकर ये गुजरती है। और फिर कहाँ आगे भी मिलती है? देवप्रयाग में जाकर भागीरथी अलकनंदा के साथ में मिल जाती है।
इसके बाद ही इसको गंगा हम कहते हैं। अब जो अलकनंदा नदी है ना, इसका सोर्स है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है, जो कि जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में सब लोग मिल जाती हैं। अलकनंदा की और भी कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे कि पिंडार, जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या फिर काली गंगा ना इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी में हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की तरफ जाएगी, फिर दक्षिण पूर्व की ओर जाएगी और फिर पूरब की ओर जाती है। इसके बाद इसका जो मुंह है दक्षिण की तरफ हो जाता है और ये छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है, जिनका नाम है भागीरथी और पद्मा। इस नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, यूपी में 1450, बिहार में 445, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ तय करती है? यूपी में। टोटल एरिया की हम बात करें ना, तो हमारे इंडिया में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में ये फैली हुई है और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये। देखिए, इसमें हिमालय से निकलने वाली ऐसी नदियाँ जहाँ पर 12 महीने पानी रहता है, वो भी इससे मिलती हैं, और कुछ ऐसी नदियाँ जिनमें टाइम टाइम पर पानी रहता है, जो कि यहाँ पठार से जो निकलती हैं ना, अपने बीचों बीच इंडिया का जो बीचों बीच जो पठार, प्रायद्वीपीय पठार, वहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी रिवर में पानी टाइम टाइम में रहता है। इनको 12मासी नदी नहीं कहते, लेकिन जो इधर ऊपर से निकल रही हैं और यहाँ पे आकर मिल रही हैं, जैसे कि घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये जो नदियाँ हैं 12मासी पानी वाली नदियाँ होती हैं। सभी नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं। देखिए, अब यदि हम यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट वाला साइड और ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड में कौन कौन सी नदियाँ इससे मिल रही हैं? जैसे कि सोन नदी है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है। और ऊपर वाली जो भी नदियाँ हैं ना, इसके लेफ्ट तरफ से आती हैं, जैसे कि कोसी हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, शारदा हो गया, ये सारी नदियाँ उसके लेफ्ट साइड में पड़ती हैं। एक फैक्ट हमें और याद रखना है कि गंगा की सबसे पश्चिमी हिस्से वाली और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। यमुना नदी निकली है यमुनोत्री हिमनद से, हिमानी से, जो कि हिमालय में बंदरपूंछ जो श्रेणी है ना, उसकी पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा संगम होता है। रेड रेड में आप देख रहे हैं, यहीं पर दोनों नदियाँ मिलती हैं। दोस्तों, हमें डेली किसी एक स्टेट का मैप देखना होता है और एक वर्ल्ड लेवल पर किसी देश का हम मैप देखते हैं और उसका थोड़ा सा जीके या फिर जियोग्राफी या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देख लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती रहें, रिपीट होती रहें। तो आज बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार का सबसे पहले हम मैप देखते हैं, क्योंकि बिहार का कल भी न्यूज़ पढ़े थे, आज भी न्यूज़ पढ़े थे, 2 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज़ की। तो दक्षिण वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है झारखंड के साथ में। झारखंड की राजधानी है रांची। अब फिर ये जो आप ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसका पूर्वी हिस्सा है ये हिस्सा है इसका पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है, जिसकी राजधानी है कोलकाता। ऊपर आप जाओगे तो ऊपर नॉर्थ में ये अपनी काफ़ी बाउंड्री को शेयर करता है नेपाल के साथ में, जिसकी राजधानी है काठमांडू। और यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम वाले हिस्से में ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है यूपी से, ठीक है। और गंगा यहाँ की मेन रिवर है। बिहार की राजधानी पटना है और इस नदी के किनारे जो सिटी बसे हुए हैं ना, जैसे कि भागलपुर हमको दिख रहा है, पटना दिखाई दे रहा है, ये 2 सिटी तो इसके किनारे ही बचे हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो रक्सौल हम देख रहे हैं ना, एकदम बाउंड्री पर स्थित है नेपाल के साथ में। आज हम बिहार का भूगोल देख लेते हैं, भूगोल की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इसकी जो
स्थिति यदि अब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे इंडिया के पूरब में स्थित है। इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कोई हम याद रख भी नहीं सकते हैं। अब हम बात तो कर लिए हैं सीमा की, कि एक फॉरेन कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और बाकी इंडिया के 3 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। जैसे कि उत्तर में नेपाल पड़ता है, पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है यूपी और दक्षिण में पड़ता है झारखंड। टोटल एरिया इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में इसका नंबर लगता है 13 और इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345, पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य की समुद्र तल से और एवरेज हाइट देखें ना तो 173 फीट है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जैसे कि ये जो गंगा नदी है ना, बिहार को 2 भाग में बांट देती है। जैसे यदि ये बिहार है तो इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, ये वाला हो गया उत्तरी क्षेत्र और ये वाला हो गया दक्षिणी क्षेत्र। और यदि हम यहाँ की धरती की संरचना की बात करें ना तो यहाँ अलग अलग किस्म की चट्टानें, जैसे धारवाड़ की चट्टानें, टरसेरी चट्टानें, विंध्य समूह की चट्टानें, अलग अलग इस एरिया में अलग अलग टाइप की ये पाई जाती हैं। और यदि हम जलवायु की बात करें ना तो बिहार की जलवायु भी मानसीन प्रकार की है। यहाँ पूर्वी भाग की जो जलवायु है पश्चिमी भाग की तुलना में ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा नमी वाली है, ठीक है। यहाँ पर मेनली 3 ऋतु होती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। सबसे गर्म स्थान है यहाँ बिहार का गया और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज जिले में। अब हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल किन किन देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और दूसरी बात किस एरिया को लेकर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। यदि हम इजराइल के नीचे तरफ जाते हैं दक्षिण में तो दक्षिण और इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये एरिया में पड़ता है इजिप्ट। और यदि हम इसके नॉर्थ से लेकर पूरा दक्षिण तक देखें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये पूरा जो हिस्सा है और जिसमें पूर्वी हिस्सा समाया हुआ है ये जॉर्डन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद ये जो वेस्ट बैंक आप देख रहे हो और ये जो गाजा है इसके साथ में भी अपनी ये बाउंड्री को शेयर करता है। ये दोनों ही जो है पैलेस्टाइन के अंदर में आते हैं। ऊपर जब आप जाएंगे तो ऊपर पड़ेगा लेबनान और पड़ता है सीरिया। देखिए सीरिया, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक तीनों के साथ में इसकी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट रहते हैं। और यदि हम मैरीटाइम से रिलेटेड बॉर्डर देख लेना तो वो साइप्रस के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब जो डिस्प्यूट वाले एरिया हैं जैसे गोलान हाइट ये सीरिया का हिस्सा है, लेबनान में सेबाबा फार्म्स ये भी डिस्प्यूटेड एरिया हो गया। पैलेस्टाइन और इसकी जो टेरिटरीज हैं जैसे कि उसने अपने आप को स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन डिक्लेयर कर लिया है, ये वाला हिस्सा भी अभी तक विवाद में ही चलता है। अब हम बात करते हैं इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में आखिर किस बात पर विवाद होता है। देखिए ये इजराइल है और ये पैलेस्टाइन है। यहीं पर एक सिटी है इजराइल। 1967 में अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था जिसके चलते इजराइल ने ये जो जेरूसलेम है ना इस पर कब्जा कर लिया था। अब इजराइल भी इस पर दावा कर रहा है और फ़लस्तीन भी इस पर दावा कर रहा है। इसी के चक्कर में दोनों देशों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और यहाँ पर एक है गाजा, इजराइल में एक गाजा है। गाजा भी जो है पैलेस्टाइन का एक हिस्सा है, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो गाजा में जो रहने वाले उग्रवादी लोग हैं ना वो यहाँ से हमले करते हैं। इन्होंने हमला किया तो इसी के जवाब में फिर इजराइल ने भी हमला किया है। तो इसमें काफ़ी सारी डेथें हुई हैं, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो क्या हुआ, पैलेस्टाइन का एक संगठन है जिसको हमास कहते हैं, जबकि इजराइल इसे आतंकवादी संगठन कहता है। इसने क्या काम करा,
अपने कब्जे वाले हिस्से जो कि गाजा स्ट्रिप, यहाँ से इजराइल के ये जेरूसलेम पर 7 रॉकेट दागे। लेकिन इसमें इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मामूली रूप से घायल हुआ था। बाकी रॉकेट क्या हुआ, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम से बीच में ही रोक दिया था। इसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया। 10 मिनट में गाजा पट्टी पर कई इलाके तबाह कर डाले। इससे हमास वाला जो संगठन, उसका कहना है कि इस एयर स्ट्राइक में उसके 20 सदस्यों की डेथ हो गई और 170 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। अब हम बात करते हैं संडे से। देखिए 1967 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। उसी की जीत का जश्न मनाने के लिए इजराइल में जेरूसलेम डे मनाया जा रहा था। ठीक है, अब जो जेरूसलेम डे है, यहाँ पर ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हर साल वर्षगांठ मनाते हैं। यरूशलेम के शेख जर्राह इलाके को यहूदी और मुस्लिम दोनों ही पवित्र स्थल मानते हैं। अब क्या हुआ, इजराइल के एक यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकाल लिया। अब ये जो मार्च था उसी जीत का एक हिस्सा था। लेकिन इसी बीच में क्या हो गया ना, इजराइल में रहने वाले जो पैलेस्टाइन लोग हैं, चरमपंथी लोग हैं, उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी। उन आपसी झड़प यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यही फिर लड़ाई का रूप ले लेती है। फिर पुलिस भी रोकने के लिए अपना प्रयास करती है। ठीक है, रबर बुलेट दागती है वो। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ये अल-अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलेम में है, यहीं पर यहूदियों का टेम्पल भी स्थित है। मतलब दोनों धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी के चक्कर में झड़प होती रहती है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि 26 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने जब गाजा पर स्ट्राइक किया ना, एयर स्ट्राइक किया तो, और जब उधर से हमास संगठन ने इजराइल पर हमला किया तो यहाँ से 2 लोगों की मारे जाने की खबर है। देखिए मूडी ने हमारे इंडिया के ग्रोथ की प्रोजेक्शन को कम कर दिया है। पहले ज़्यादा बताया था, अब उसको गिराकर कम कर दिया है। तो मोदी का जो प्रोजेक्शन है, इससे हमारे देश की कंडीशन पता चलती है। आखिर हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ होने वाली है वो कैसे रहेगी, भारत किन किन चीज़ों का सामना कर रहा है, इस कारण से हमने जो है ये जो प्रोजेक्शन ग्रोथ है उसको कम किया है। पहले इनका कहना था कि 13.7% का रहेगा ग्रोथ प्रोजेक्शन, लेकिन अब इन्होंने 9.3% कर दिया है। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव, इसी के चलते उन्होंने इसको घटा दिया है। और इन्होंने वार्निंग भी दी है कि कोरोना वायरस और उसके साथ साथ में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो डायरेक्टली आपके देश की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करने वाला है। इसलिए हमें इन सब पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अब न्यूज़ आई है मूडीज़ से, तो मूडीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये अमेरिका की एक कंपनी है जो कि बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड जुड़ी हुई है। ये कंपनी बनी थी साल 1909 में। इसको बनाया था जॉन मूडी ने। इस कंपनी को बनाने के पीछे इनका मकसद था स्टॉक मार्केट और जो बॉन्ड है ना उसकी रेटिंग बताना। मतलब ये कौन सा स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा, कौन सा बॉन्ड खरीदो या नहीं खरीदो, इसके लिए जॉन मूडी स्टॉक मार्केट और बॉन्ड की रेटिंग करते थे। 1962 में अमेरिका की एक और कंपनी जॉन एंड ब्रॉडस्ट्रीट ने इसको खरीद लिया और उसको आपस में मिला लिया। फिर 2000 में क्या होता है, डॉन एंड ब्रॉडस्ट्रीट ने मूडीज को अलग से एक कंपनी के तौर पर बनाया और इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया। फिर 2007 में मूडीज़ के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा बन गया मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिसका काम था रेटिंग देना, और दूसरा था मूडीज एनालिटिक्स, जिसका काम था कंपनी के जो बचे हुए काम है वो सारे काम ये करेगी। अब ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लंबी लाइन लगी है पेट की वजह से। यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, इसी के चलते ये लोग लाइन लगाए हुए हैं। कंडीशन इतनी ख़राब है।
और ये कोई दूसरे लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो सिटी में कमाने के लिए जाते हैं। काम धंधे बंद होने के कारण फिर से इनके सामने पेट की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरी समस्या रहने की भी हो जाती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान की सरकार से। राजस्थान की सरकार ऐसा कह रही है कि हमारे विधायकों को जो पैसा मिलता है अपने क्षेत्र के विकास काम करने के लिए, उस पैसा को हम वैक्सीनेशन के काम में लगाएंगे, ऐसा राजस्थान सरकार का कहना है। अब कितना ये सही है कितना ये गलत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमें एमपी लैड योजना को जानना जरूरी है, जिसको हम विधायक निधि योजना भी कहते हैं। देखिए, एमपी लैड योजना 23 दिसंबर 1993 को पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई। इससे सांसदों को एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर सकें जिससे वे लोकल जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार स्थायी सामुदायिक एसेट बना सके, संपत्ति बना सके, जैसे कि तालाब हो गया और या फिर और भी कोई दूसरी चीज़ें, नहर हो गई, जिससे वो फिर से कमाई हो सके, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकें। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बेसिक सुविधाएं उनको मिल सकें, इसीलिए उनको ये पैसा दिया जा सके। इस योजना को, ये जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है। 1994 में जो बात बताई गई थी, जो रूल्स बताए जा गए थे, उसी के हिसाब से आज भी इसको चलाया जा रहा है। बाद में फिर क्या होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर देती है। फिर यहाँ से इसके कुछ नए रूल्स चालू हो जाते हैं। अब और भी बाद में चेंज करे जाते, जैसे कि 1997, 99, 2002, 2005, 2014, 2014 में फिर से इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इसके बाद एक न्यूज़ आई है केरला से। यहाँ की एक तेज तर्रार वुमन लीडर थी गौरी, KR गौरी, जिनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये एक सदस्य रही थी केरला की पहली कैबिनेट की, केरला कैबिनेट की पहली महिला सदस्य रही थी KR गौरी। ठीक है, इन्होंने कई सारे लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म पास कराए, पेश किए, इसलिए ये जाने जाती हैं। और ये थी मार्क्सिस्ट। अब यदि हम इनके बर्थ प्लेस, बर्थ से रिलेटेड बातों को जानें तो इनका जन्म हुआ था जुलाई 14, 1919 में। काफ़ी रिच फैमिली में ये जन्मी थी। 7वें नंबर की ये डॉटर थी KA रमान और पार्वती अम्मा की। ठीक है, जगह का नाम है पठानकाट और अलपुझा है, वहाँ पर पठानकाट में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से। जनसंख्या विस्फोट कितनी बड़ी समस्या है भारत के लिए, बताइए। अभी तो हम सेकंड पायदान पर हैं, चाइना नंबर 1 पर है, लेकिन चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। आज की न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। एक सेंसस है जिसमें ये बताया गया है कि जो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो स्लो रही है पिछले 10 साल की यदि हम तुलना करें तो। और 12 लाख बेबीज़ ने जन्म लिया है लास्ट ईयर, लोवेस्ट सिंस 1961, ऐसा सेंसस में कहा गया। 1961 से यदि आप देखें ना तो सबसे ये लोवेस्ट डाटा रहा है। लगातार 4 साल में यदि हम देखें ना तो यहाँ पर गिरावट आ रही जन्म दर में, और अब इंडिया चाइना को 2025 तक पीछे छोड़ देगा, ऐसा ही सेंसस में बताया गया है।